Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So, today is 2nd of May 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Edwards IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ टुडेज फर्स्ट आर्टिकल इज April's gross GST takings power past 2.1 लाख करोड़ रुपीस. ओके, अभी हम यहाँ पर जीएसटी का कलेक्शन देख रहे हैं. अप्रैल 2022 की बात करें, फिर उसके बाद सितंबर 22, फेब 2023, जून 2023, नवंबर 2023. अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं? अप्रैल 2024 में. तो अगर हम ये लास्ट ईयर का पूरा जो पास्ट ईयर का डेटा है उसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम द अप्रैल 2024 से, तो अब तक का हमारे सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में रहा है. ओके, सो हियर यू विल सी India's good and service tax collection rose to record high of 2.1 lakh करोड़ in अप्रैल 2024. 2024 में अब तक का हमारा सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन रहा है. अब अगर हम जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी क्या है? आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना. पहले क्या था? जीएसटी के आने से पहले आपका क्या था? हर स्टेट अपना अलग अलग यहाँ पे टैक्स स्लैब रखती थी और टैक्स रेवेन्यू को यहाँ पर टैक्स को कलेक्ट करती थी. लेकिन जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी क्या है? पूरे नेशन में अब आपका एक ही टैक्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी. ओके, सो हम जीएसटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. यहाँ पर क्या हमारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं. सो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. देखिए, जीएसटी क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स है. हमने दो टाइप्स के टैक्स यहाँ पर पढ़े हैं. एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स में क्या चीज़ें आती हैं? कौन से टैक्स हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं? फॉर एग्जांपल, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स हुआ है ना. तो ये जो टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स जो हम इनडायरेक्टली पे करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर 10 रुपए की पेंसिल ली, तो उस पेंसिल में भी कहीं ना कहीं 0.1%, 2% कुछ ना कुछ इसके चार्जेस यहाँ पर जीएसटी लगा होगा. मतलब ये जीएसटी इसमें ऐड हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ टैक्स है. तो हम कुछ भी जो आइटम करते हैं, गुड्स यहाँ पर परचेस करते हैं, सर्विसेज यहाँ पर लेते हैं, उसमें वो पूरा आपका जो टैक्स होता है वो इंक्लूड होता है. तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. तो जीएसटी क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपके गुड्स और जितने भी सर्विसेज हैं उसमें यहाँ पर लगाया जाता है. सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स नॉट डायरेक्टली पेड बाय कस्टमर्स टू द गवर्नमेंट. हम डायरेक्टली ये गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं. दैट कैम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1, 2017 एज अ रिजल्ट ऑफ 101st अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 101st अमेंडमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारा इफेक्ट में आया है. इट इज इम्पोज ऑन बोथ मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड्स एज वेल सप्लायर्स ऑफ दी सर्विसेज. ये मैन्युफैक्चरर और जो गुड्स को सेल करते हैं और जो सर्विसेज को यहाँ सप्लाई करते हैं, सबके ऊपर ये जीएसटी आपका लगता है. इसमें इसको मेनली जो 5 टैक्स स्लिप्स है उसमें यहाँ पर डिवाइड किया है. 0%, 5%, 12%, 18 एंड 28%. अब जीएसटी की तो हमने बात कर ली. उसके बाद आपका क्या आता है? जीएसटी काउंसिल. आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा. जीएसटी काउंसिल ये क्या है? आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. व्हाई इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? बिकॉज ये हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से आ रही है. So here you will see it is an apex committee to modify, reconcile and make recommendations to the union and state on GST like the goods and services that may be subjected or exempted from GST, model GST laws etc. तो इस काउंसिल का काम क्या होता है कि किस आइटम को जीएसटी, मतलब कि किस आइटम में जीएसटी लगाना है, किसको यहाँ पे जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखना है, बाहर रखना है. ओके, तो चाहे वो स्टेट की बात हो या फिर यूनियन की बात हो, दोनों में ये सारे जो डिसीजंस लेने का काम होता है इस कमिटी का होता है. सो आर्टिकल 279A, you have to remember this article. Article 279A of the Indian Constitution empowers the President of India to constitute a joint forum of the center and state called a GST Council. ये क्या करता है? हमारे President of India को empower करता है that
President of India can constitute a joint forum of the center and state called GST Council, कि वो GST Council को क्या कर सकते हैं यहाँ पर constitute कर सकते हैं। अब GST की ज़रूरत क्या है? What is the need of this GST? Okay, so the inclusion of several indirect taxes at various level of the supply chain hampered the Indian tax system. यहाँ पर देखिए हर स्टेट में अलग अलग टैक्स लगता था, किसी स्टेट में ज़्यादा लग रहा है, किसी स्टेट में कम लग रहा है। इससे क्या होता था, जो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कम होता था एक तरीके से कह सकते हैं, और सप्लाई चेन में भी हमें हैम्पर देखने को मिलता था। सो दिस रिजल्टेड इन अ कॉम्प्लिकेटेड एंड फ्रेगमेंटेड टैक्स फ्रेमवर्क दैट इंक्लूडेड एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल टैक्स एंड अदर टैक्सेस। सो दीज लेड द टैक्सेस cascading tax on tax, raising the entire tax burden on goods and services। तो ये जो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, इसके कारण क्या होता था, टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था। ड्यू टू दैट रीजन हमें यहाँ पे जीएसटी की जरूरत थी। ओके, सो प्राइमरी गोल ऑफ द जीएसटी इज टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द जीएसटी? इज टू सिंप्लीफाई द टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी हम यूपी की बात करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट यूपी। यूपी में यहाँ पर पेन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही, वहाँ पर जो स्टेट का टैक्स का सिस्टम है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसमें मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में, गुड्स में टैक्स लगाया। अब फॉर एग्जांपल इसको हम क्या करें, यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, इसकी सप्लाई हो रही किसी दूसरे स्टेट में, तो वहाँ का अलग टैक्स सिस्टम है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स यहाँ पर लगता जा रहा था। तो टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ सिंगल डायरेक्ट टैक्स फॉर सेवरल इनडायरेक्ट लेवीज, एलिमिनेटेड टैक्स कैस्केडिंग बाय एस्टैब्लिशिंग अ यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। इससे क्या आया, अभी हमारा यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर आया। लेकिन अभी देखिए हमें ये यहाँ पर पढ़ने में तो इतना अच्छा लग रहा है कि वाह, इसके तो सारे हमें सिर्फ बेनिफिट्स ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ के यहाँ पे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं तो दूसरा साइड हमें इसका कुछ लॉस भी और डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि जो स्टेट्स हैं उनका ये कहना है कि जो जीएसटी से टैक्स का कलेक्शन हो रहा है तो उनका जितना रेवेन्यू मिलना चाहिए था पहले, जितना मिलता था उसकी कंपैरिजन में कम है ना। जीएसटी का उनको जो कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था दैट इज नॉट अप टू दैट मार्क। तो ये यहाँ पर बात आ जाती है। जीएसटी आने से एक तरीके से ये भी हो गया था, जिसको हम इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं किस पॉइंट में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप लोगों ने ही पढ़ा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जब स्टेट क्या करती है, सेंटर के साथ कोऑपरेट करती है, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टेट ने क्या किया, अपना टैक्स सिस्टम पूरा सेंटर के हवाले एक तरीके से कर दिया ना। जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो ये हुआ, लेकिन स्टेट्स का भी यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है कि जितना उनको मिलना चाहिए था जीएसटी का कलेक्शन से उतना नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म भी आपके सामने, कॉम्बैटिंग है ना, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म भी सामने आ सकता है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू ना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ISRO find proof to enhance possibility of water ice and polar craters of the moon। अभी यहाँ पर इसरो को एक कुछ नया मिला है, वैसे नया नहीं कह सकते हैं, पहले भी हमें ये पता चल चुका था जब हमारा देखिए आपके चंद्रयान के 3 मिशन थे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 में हमने क्या पूरी डायरेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर कर ली थी। चंद्रयान 1 में ही हमें पता चल गया था कि जो मून है वहाँ पर वाटर है। चंद्रयान 2 हमारा सक्सेसफुल, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, और चंद्रयान 3 की हमारी सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर हो चुकी थी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर देखिए इसमें अगर देखिए तो इसे छोटा सा टॉपिक है कि हमें मून में जो आइस, वाटर आइस है, इसके कुछ हमें पॉसिबिलिटीज दिखाई दी हैं, इन्हांस हुए हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, हमें ये फ़ायदा होगा फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर हम कोई मून का यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हम कोई कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कोई स्पेस मिशन यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं, मून पर जा रहे हैं, कोई मिशन है हमारा मून का मिशन, तो वहां पर अगर हम एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करते हैं तो देखिए पानी वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो हम चीजें साथ में लेकर जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर साथ में लेकर जाते हैं, उसका जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। अभी एक्यूरेट डेटा हमारे सामने नहीं आया है, बट ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हमें दिखाई। सो देखिए, दिस पिक्चर इज टेकन बाय द चंद्रयान फर्स्ट टराइन मैपिंग कैमरा ऑन द November 15, 2008 शोज क्रेटर्स ऑफ द मून पोलर रीजन। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें कि चंद्रयान फर्स्ट जो था उसकी मैपिंग कैमरा जो था उससे ये पिक्चर ली गई थी जहां पर हमें वाटर आइस के पोलर के क्रेटर्स यहाँ पे देखने को मिले थे। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ओके, द रॉन्ग वे टू फाइट इन इक्वालिटी। अब यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, इन इक्वालिटी की। अभी देखिए ये जो
इशू है, ये टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, ये भी चलता आ रहा है। अभी हमने कल परसों भी फिर से कल ही आर्टिकल हमने एक डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, है ना, कि हमें किस तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब ये टॉपिक आ क्यों रहा है? एक्चुअली अभी हाल ही फिलहाल में हमें वेरियस रिपोर्ट सामने निकल कर आई हैं। एक रिपोर्ट का नाम है इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 से लेकर 2023। यहाँ पर 1922 से लेकर 2023 तक का पूरा यहाँ पर एनालिसिस किया गया। उस बेसिस पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया में जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा राइज हो रही है। कैसे राइज हो रही है इसके बारे में हम देखेंगे। सो देखिए, जो हमारे टॉप की 1% की इंडियन पॉपुलेशन है वो कितना यहाँ पे वेल्थ को ओन कर रही है? 40%, 40.1% वेल्थ को वो ओन करती है। और अगर हम बात करते हैं मतलब कि वो पूरा 22.6% जो है उनकी टोटल इनकम यहाँ पर कमाई है। बॉटम के जो हम 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी इनकम को ओन कर रही है? ओनली 6.4% को। तो आप देख सकते हैं 40.6 में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ओके, आपको ये समझ में आया? पहली चीज तो ये हो गई, हमने देख लिया कि इतना ज्यादा इनइक्वालिटी गैप है। अब सॉल्यूशन की बात की जा रही है। सॉल्यूशन की ये बात की जा रही है कि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है ये सबसे बड़ा क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि टैक्स सिस्टम के कारण ही प्रॉब्लम आ रही है ना चीजें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेल्थ टैक्स नाम की भी चीज होती है, हम वेल्थ टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है हम उसके ऊपर यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम जब वेल्थ टैक्स लगाएंगे तो इसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। पहले हम इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे इन्वेस्टर्स पर होगा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रही है उस पर होगा। कैसे इम्पैक्ट होगा? फॉर एग्जाम्पल ये कहा कोई इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आता है, कहता है अरे यहाँ तो वेल्थ टैक्स है, तो वो क्या करेगा? यहाँ तो सबसे ज्यादा पहली बात तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? वेल्थ टैक्स लग रहा है। और अगर वो इन्वेस्ट करता भी है तो वेल्थ टैक्स से यहाँ पर बचने के लिए वो क्या करेगा? अपने आप को हमेशा लॉस में शो करेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर उसको लॉस दिखाना है, इसलिए वो क्या करेगा? इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे जो लेबर्स हैं, जो उस मार्केट में या फिर इंडस्ट्री में जो लेबर्स है उन पर पड़ेगा, उनकी सैलरी और उनके वेजेस पर यहाँ पर पड़ेगा। तो ये ऑल फिर क्या क्रिएट करेगा? आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और यहाँ पर जो हम वेजेस का जो गैप है, यहाँ पर उस गैप को और ज्यादा ये इनहेंस करेगा। तो ये कहा जा रहा है कि जो वेल्थ टैक्स का सॉल्यूशन है ये तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये और ज्यादा क्या बनता जाएगा? हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा। अब इसमें हम आगे और क्या कर सकते हैं? आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरी चीज ये है कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसको हम थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि रिच के ऊपर जो वेल्थ है, रिच के ऊपर यहाँ पर हम टैक्स कर सकते हैं, टैक्स सिस्टम ज्यादा लगा सकते हैं, टैक्स उनसे ज्यादा ले सकते हैं। और जो पुअर हैं उनको सब्सिडीज यहाँ पर ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उन्हें सब्सिडीज ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये जो इकोनॉमी पाई की हम बात कर रहे हैं, द फर्स्ट इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया बिगिन टू राइट शार्पली ओनली फ्रॉम द 1980s। 1980s के बाद से ही जो वेल्थ इनइक्वालिटी है हमें देखने को मिलती है। ओके, सो व्हेन इंडिया ग्रेजुअली बिगिन टू अडॉप्ट मार्केट्स, फॉर एग्जांपल share of bottom 50% in total national income dropped from 23.6% in 1982 to 15% in 2022। ओके, इसमें ये कहा जा रहा है, हम 1982 का डेटा लेते हैं। अभी हम ये जो लास्ट की जो 50% हमारी पॉपुलेशन, उसकी बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है उसकी बात करें। 1982 में ये इनका जो टोटल इनकम था वो कितना था? 23.6%। बट इन 2022 इट इज नाउ ओनली 15%। तो आपको देखिए यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। 23 से हम कहाँ आ गए? 15% में। मतलब हमारी जो बॉटम की पॉपुलेशन है ना, जो नीचे तत्व के लोग होते हैं उनकी बात की जा रही है। जो यहाँ पर आपके मतलब कि जो वेल्थी लोग हैं, रिच पीपल हैं, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, वी आर टॉकिंग अबाउट देम। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये जो इनकम है वो ड्रॉप हो रही है। सो व्हाइल द इनकम शेयर ऑफ द टॉप 10%, और अगर हम जो टॉप के हैं उनकी जो इनकम शेयर है उसमें 10% हमें इजाफा देखने को मिला है। ओके, दैट इज करेक्ट। फिर यहाँ पर अब बात की जा रही है कि अब हम क्या कर सकते हैं। ये जो इनइक्वालिटी है वो इनएविटेबल है ना। सो ट्रेंड्स इन वेल्थ इनइक्वालिटी ऑल्सो पेंट अ सिमिलर पिक्चर। इंडिया टॉप 1% ऑन द एवरेज possesses a net wealth
worth 5.4 करोड़ while people in the bottom 50% are worth just 1.7 लाख। तो इसमें देखिए यही कहा जा रहा है कि जो 1% की हम बात कर रहे हैं वो 1% यहाँ पर कितना वेल्थ है उनका, अगर हम बात करते हैं कितनी पजेस करते हैं 5.4 करोड़ रुपीज, एंड जो 50% है तो उनके पास सिर्फ ओनली 1.7 लाख रुपीज वो पजेस करके रखते हैं। सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर हम वेल्थ टैक्स लेकर आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इनको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करने की जरूरत है। अब इसमें सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसी है, टैक्स स्लैब है, उसको चेंज करनी, जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको चेंज करने की जरूरत है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, देखिए द एक्सट्रीम वेल्थ डिस्पैरिटी वी सी इन इंडिया टुडे हाउएवर इज लार्जली नॉट बिकॉज ऑफ द फ्री मार्केट रिवॉर्डिंग द टॉप 1% फॉर देयर इंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी। ठीक है, हम मानते हैं उनके पास कैपेबिलिटीज हैं, उनका इंडस्ट्रियल माइंडसेट है, सारी चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी क्या आता है कि ड्यू टू टॉप 1% एंजॉइंग स्पेशल प्रिविलेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट विच प्रोटेक्ट them from the competition in the marketplace। यहाँ पर ये जो 1% है वो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से मार्केट प्लेस में जो कंपटीशन होता है वो उस कंपटीशन से बच जाते हैं और उनका वेल्थ का एक्यूमुलेशन होता ही जाता है। तो हमें सबसे पहले तो इस चीज को स्टॉप करना होगा। दूसरी चीज हमने अभी जिसकी बात करी सॉल्यूशन में, टैक्स ऑन रिच, हमें रिच पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए और पुअर पर हम क्या कर सकते हैं, उनको ज्यादा सब्सिडीज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट चीज ये हुआ है। सेकंड हम कर सकते हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ एंड एजुकेशन में सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें खर्चा करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो ये सब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट एंड विथ क्वालिटी के साथ हम इसे कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका इस पर जो हमारा वेल्थ का खर्चा जाता है उसको हम कम कर सकते हैं। थर्ड, हम ये जो गैप टैक्स सैलरी में आपके जो वेजेस में गैप होता है, ये जो वेज गैप है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कि सभी के लिए यहाँ पर एक यूनिवर्सल इनकम का कॉन्सेप्ट है। ये दिस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बट हम यहाँ पर कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत इसका कुछ, अगर इसका 1% भी अप्लाई कर दें तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, आज के थोड़े जो आर्टिकल्स हैं ना वो पूरा एनालिटिकल आर्टिकल्स हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर उस बेसिस पर यहाँ पर लेकर चलना होगा। ओके, सो एन एनिमल प्रोटेक्शन बिल दैट मस्ट बी मूव्ड इन जून। अब यहाँ पर एक बिल की बात की जा रही है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एनिमल एक्ट 1960, पीसीए एक्ट जो आपका है 1960, इसको जून में यहाँ पर कुछ आ जाना चाहिए था, बट ये जून में नहीं आया। अब ये कहा जा रहा है, देखिए एनिमल्स हैं उनके साथ बहुत सारे आप लोगों ने केसेस देखे होंगे, बहुत सारी अभी हम कंट्रीज में देखते हैं, कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर रिफॉर्मिंग देयर एनिमल क्रुएलिटी लॉ एंड इनहेंसिंग पनिशमेंट फॉर एनिमल क्रुएलिटी। यहाँ पर हम वेरियस कंट्रीज में वर्ल्ड में देख रहे हैं कि एनिमल्स के अगेंस्ट में जो क्रुएलिटी हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिफॉर्म कर रही है क्रुएलिटी लॉज में, और जो पनिशमेंट है एनिमल क्रुएलिटी के लिए उसे इनहेंस कर रही है। बट इन इंडिया ऐसा भी कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा जो पुराना लॉ था, जो अगर हम यहाँ पर सोचिए अभी 10 रुपए का ये फाइन लग रहा है, आज के टाइम पे 10 रुपए क्या है, हम 1980s की बात करते हैं, उस टाइम पे 10 रुपए की वैल्यू रही होगी, लेकिन आज के टाइम पे इस 10 रुपए की इतनी कोई भी वैल्यू नहीं है। सो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि अभी हम क्या करना चाहिए, हमारा जो सिस्टम है उसे चेंज करने की जरूरत है, इस लॉ को चेंज करने की जरूरत है। वी आर सीइंग सो मेनी केसेस वेयर लाइक डॉग के केसेस आप ज्यादा देखिए, आपको बहुत ही न्यूज में भी हर जगह आपको देखने को मिलता है, सोशल मीडिया है आपके पास कहीं पर भी कोई वीडियो आ जाता है कि इस डॉग को ऐसे मारा जा रहा है, इसके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है। सो आप वहां से देखिए कि डॉग भी क्या है, एक लिविंग थिंग है ना, लिविंग चीजें हैं, और उनके साथ अगर ऐसी क्रुएलिटी होती है तो दैट इज नॉट, उनके भी कुछ राइट्स हैं। सो हियर यू सी अकॉर्डिंग टू द वेरियस थ्योरीज ऑफ द पनिशमेंट, पनिशिंग समवन फॉर कमिटिंग अ क्राइम वुड हैव 3 मेन गोल्स, रेट्रीब्यूशन, पनिशमेंट इम्पोज ऑन एवरेज और द क्राइम कमिटेड, डेटरेंस, यहाँ पे डेटरेंस होता है कि मतलब अगर पनिशमेंट ज्यादा हुआ तो एक तरीके से वो डर क्रिएट करता है, डेटरेंस को क्रिएट करता है कि नहीं हमें ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से हमें ऐसा कुछ हो सकता है, इतनी ज्यादा पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये होगा इसमें। और जो
थर्ड होता है आपका रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन, कि पनिशमेंट इम्पोज टू इन रिफॉर्म एंड शेप द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द प्रीप्रेटर्स, कि जब हम पनिशमेंट देते हैं किसी को तो इसका हमारा मेन मकसद ये होता है, मेन एम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम उसे रिफॉर्म, उसमें कुछ पर्सन में रिफॉर्म कर सकते हैं। सो देखिए अभी जो हम इंडिया की बात करते हैं, जो हमारा पीसीए एक्ट है, पीसीए एक्ट फेल्स टू अचीव ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द ऑफेंस अंडर द एक्ट आर बेलेबल। यहाँ पर इस एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके तहत आपको बेल मिल जाती है, and they are also non-cognizable, like which means that police can neither register first FIR nor investigate or effect arrest without express permission। यहाँ पर जो है ये पूरा non-cognizable है। सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा है जो फाइन है, पीसीए एक्ट की बात करते हैं, 1890s में यहाँ पर 10 रुपए फाइन लगाया जाता था। आज के टाइम पे आप खुद ही सोचिए 10 रुपए की क्या वैल्यू है, तो इसे अभी हमें चेंज करने की जरूरत है। थर्ड, इसमें ये कहा जा रहा है कि लॉ इज वर्डेड इन सच अ मैनर दैट द कोर्ट डीलिंग विद द इशू हैज द डिस्क्रिशन टू चूज बिटवीन इम्पोजिंग इम्प्रिजनमेंट और इम्पोजिंग अ फाइन ऑन अ एक्यूज। यहाँ पे लॉ की जो वर्डिंग है वो इस तरीके से है कि जो कोर्ट होता है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि या तो इसको इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए या फिर इन्हें एक्यूज के ऊपर फाइन इम्पोज करना चाहिए। सो दिस अलाउ द प्रेडेटर्स ऑफ एनिमल क्रुएलिटी टू गेट अवे विद द मोस्ट ब्रूटल फॉर्म ऑफ एनिमल क्रुएलिटी बाय जस्ट पेइंग अ फाइन इन मोस्ट केसेस। तो बहुत सारे केसेस में सिर्फ वो फाइन देकर क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो फाइनली हमारे पास अभी टाइम है, हमारे पास बहुत अच्छा मूवमेंट हम यहाँ पे मतलब कर सकते हैं जिसके तहत हम अच्छा एक्ट ला सकते हैं। और ये जो हमारा एनिमल क्रुएलिटी एक्ट है ना, इसमें जो पनिशमेंट है उसे इनहेंस कर सकते हैं और जो इसका अमाउंट है फाइन का उसको भी इनहेंस करना चाहिए ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग। और ये जो एडिशनल में ये जो न्यू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं इसमें भी ऐड करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रेजेंट लॉ, पहले तो हमें इसे इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, तो देखिए अभी आया नहीं है, अभी आएगा, इसमें अभी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं द सर्विसेज स्टोरी। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडियाज इंटेंजिबल एक्सपोर्ट ग्रोथ फेसेस रिस्क दैट वारंट अ नुएंस्ड रिस्पॉन्स। हम इंटेंजिबल एक्सपोर्ट की बात करते हैं। आपके जो एक्सपोर्ट होते हैं वो 2 टाइप्स की बात होते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। देखिए हम यहाँ पर आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हैं, आपका एक होता है इम्पोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट। अब ये इंटेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल और दूसरी चीजें होती हैं टेंजिबल। सो इंडियाज इंटेंजिबल एक्सपोर्ट ग्रोथ फेसेस रिस्क दैट वारंट्स अ न्यूएंस रिस्पॉन्स। सो अभी एक्चुअली होता है टेंजिबल चीजें जो होती है जिसको आप टच कर सकते हैं एक तरीके से, और इनटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर पाते हैं। सो अभी प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि हम टीवी को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एसी को इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्रिज को इंपोर्ट कर रहे हैं, आप जो यहाँ पे गुड्स को इंपोर्ट करते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट आर टेंजिबल आइटम्स, उनको हम इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम जो ये टेंजिबल आइटम्स हैं इसका इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ट्रेड डेफिसिट होता है ना, कि हमने इंपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन जितना एक्सपोर्ट करना चाहिए उतना हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम बाहर से चीजें तो लेकर आ रहे हैं लेकिन बाहर जितनी चीजें भेजनी चाहिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा इतना अप टू मार्क नहीं है, ड्यू टू दैट ट्रेड डेफिसिट होता है। अब देखिए जो ट्रेड डेफिसिट है इसको हम कैसे कम कर पाते हैं, इसका मेन रीजन ये है कि हम सर्विसेज में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो हम सर्विसेज को यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं जिसके कारण हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इतना ज्यादा नहीं हो पाता, हम बच पाते हैं। तो इस आर्टिकल में यही किया जा रहा है कि अभी जो हमारा इनटेंजिबल एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पर रिस्क को फेस कर रहा है। हमारी जो सर्विस स्टोरी की बात करते हैं, क्योंकि जो आज के टाइम पर बहुत जो कंट्रीज हैं, सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे हर जगह वॉर जैसी सिचुएशन है। तो जो सर्विस स्टोरी की बात करते हैं कि इंडिया में जो लोग मतलब जो कंट्रीज हैं वो प्रोटेक्टिज्म की तरफ ज्यादा यहाँ पर मूव कर रही हैं, मतलब कि दूसरी कंट्री से यहाँ पे बचना है कि हमें ज्यादा यहाँ पर उनसे सर्विसेज नहीं लेनी है, जिसकी वजह से अभी इंडिया की हम जो बात करें जो इंटेंजिबल एक्सपोर्ट है उसमें भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यहाँ पर ग्रोथ में फेसेस हो रहे हैं, इसके हमें फ्यूचर में फर्दर न्यूएंसेस मतलब कि रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज सी ऑल्सो राइजेस। आप सभी को पता है जिस तरीके से आपका लैंड हीट अप होता है उस तरीके से यहाँ पे सी लेवल का भी राइज होता है। हमने कल ही इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अब सी लेवल राइज होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है, हमारी जो एक्वाटिक इकोसिस्टम, ओके, और हमारा जो मराइन लाइफ
मराइन लाइफ है वो क्या होगी, आपकी इम्पैक्ट होगी। सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होने से पहली बात तो जो न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर इम्पैक्ट होगा। इससे क्या होगा, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम वहाँ पे जो स्पीशीज हैं उन पर इम्पैक्ट होगा। ठीक है। थर्ड, इसमें कोरल ब्लीचिंग भी होती है, क्योंकि ये जो कोरल्स होते हैं इनके लिए एक आपका जो टेम्परेचर होता है, अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है तो उससे क्या होने लगती है, आपकी कोरल ब्लीचिंग होने लगती है। फोर्थ, हम बात करते हैं यहाँ पर जो जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वो सबमर्ज होने लगेंगे, कोस्टल एरिया सबमर्ज होंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जान मान की हानि होगी। फिफ्थ, हम बात करते हैं अगर आपका जो ओशन है उसका टेम्परेचर राइज होता है तो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ ये आपकी इनहेंस होंगी। साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ इनहेंस होने के साथ साथ उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि सी लेवल राइज हो रहे हैं। तो इसमें बस वही बताया जा रहा है कि इंडिया मस्ट कोलैबोरेट विद द इंडियन ओशन कंट्रीज। तो इसके चलते यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो इंडियन ओशन कंट्रीज हैं लाइक आपके जहाँ पर आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ हमें कोलैबोरेशन करना होगा, सो दैट हम यहाँ पर और अच्छे कुछ ऐसे मतलब कि सॉल्यूशन लेकर आ सकें कि हम इस जो सी लेवल राइज हो रहा है कि उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि स्पेशली इंडियन ओशन रीजन की बात करिए, अभी डेटा हमारे सामने इंडियन मेट्रोलॉजिकल कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल रिलीफ उनका डेटा आया है कि जो इंडियन ओशन है उसका जो टेम्परेचर है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका है। अब ये लाइकली टू हीट अप बाय 1.7 डिग्री सेल्सियस टू 3.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। Okay, now the next article here is बजट एंड बिल्स पास्ड विद अ लिटिल डेलिब्रेशन। तो देखिए इस आर्टिकल में अगर हम बात करें, ये कहा जा रहा है कि इन 2023 में आप देखेंगी 18.5 लाख करोड़ रुपीस बजट जो प्रेजेंटेड बाय 10 स्टेट, उसमें से जो 40% आपका जो बजट था वो विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन ही पास हो गया। इवन कुछ स्टेट्स में हमने ये देखा कि आज बजट को प्रेजेंट किया, दूसरे दिन ही बजट आपका पास हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि बजट क्या है, बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है ना, उस पर प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आज के टाइम पर कि बजट जैसे बिल्स पर आपका कोई भी डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है। ओके, सो मध्य प्रदेश पास्ड 85% ऑफ इट्स बजट विदाउट डिस्कशन इन 2023 फॉलोड बाय केरल एंड झारखंड। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 85% जो उनका बजट है विदाउट यहाँ पर डिस्कशन ही पास हो गया, और 23% जो है मतलब कि उसके बाद केरल और झारखंड की यहाँ पर हम बात करते हैं। सो इस एनालिसिस में ये कहा जा रहा है कि और देखिए पहली चीज तो विदाउट यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन पास हुआ। ओके, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड, यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे चीजें गिलोटिन है ना, गिलोटिन का यूज किया जा रहा है कि मतलब कि हमने सारे जो एक तरीके से उठाए, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने उसको एक साथ पास कर दिया। थर्ड, इसमें ऑर्डिनेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा लेकर आया जा रहा है। ठीक है, चीजों को बिल जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पर प्रेजेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा यहाँ पर अभी वर्किंग में नहीं है, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू बहुत सारे बिल्स आपके पास हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस आर्टिकल में ही बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द गवर्नमेंट टू पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस दैट इज फॉर्मली अनाउंस सर्टेन टेम्पररी लॉ व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि हम ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं जब आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में भी होता है आपका और सेंटर में भी होता है, जब आपकी लोकसभा यहाँ पर सेशन में नहीं होती है। बट इसका बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, मिसयूज भी हो रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि किस आर्टिकल के तहत यहाँ पे ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑल्सो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।